माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। मैं मान के चलता हूं कि मेरी बात भी वहां तक पहुंच रही होगी। सम्मानीय मंच पर यशस्वी गृह मंत्री ने जिस ढंग से पूरी बात रखी है, मुझे लगता है कि हम सब, मैं तो जहाँ से आता हूँ वो बाबा महाकाल की नगरी है, और भगवान कृष्ण ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की और आज की राजनीति में जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में गृह मंत्री का रोल अदा किया, हमने ऐसा एहसास किया है कि वास्तव में भगवान कृष्ण के सच्चे अर्थों में शिष्य के नाते से जो शासन व्यवस्था के सूत्र चाहिए वो सारे सूत्र हमको दिखाई देते। मैं अत्यंत आनंद के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भाजपा की देश की आशा और विपक्ष की हताशा। उज्जैन की एक और विशेषता है माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है, और उज्जैन ही हमारे देश के 4 नगरों में होता है, और वो चारों नगरों में ऐसा माना जाता कि देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन करके उस समुद्र मंथन से अमृत की खोज में अमृत की प्राप्ति लेते हैं। और हम सब देखते हैं कि काल के प्रवाह में वो घटना हम सब केवल स्मरण करें, लेकिन आज के इस राजनीतिक दौर में भी 2 दल दिखाई देते हैं, और 2 दल में से एक दल वो है जिनके बारे में माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी ने विस्तार से बात कही है कि ना केवल वो परिवारवाद की बात करते हैं, ना केवल वो आतंकवाद से लेकर के सारे मामलों में जिस प्रकार की उनकी दृष्टि होती है। एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने आएगा कि केवल खेत में किसान हूँ, परिवार में खेती है, तो जैसे खेत के अंदर एक पुतला खड़ा कर दो और उस पुतले के आधार पर पशु पक्षी भ्रम में रहते कि ये अब इस फसल को नुकसान नहीं करना। ये जो पुतला खड़ा करके वो अपने किसान तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है कि वो फसल को बचाने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से ये घमंडिया गठबंधन ऐसा पुतला खड़ा करके वो अपनी दूसरे ढंग की दृष्टि रखते हैं, और उसकी आड़ में जो वो उनको जो करना है वो गरीब की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, लेकिन भला किसी का नहीं करेंगे। वो केवल भ्रम के आधार पर वो पुतला खड़ा करने का काम करते हैं। एक एक करके वो सारी बातें हम देखें। अगर ओबीसी की बात करते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि उनने ओबीसी की बात करके चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराने का पाप किया। उन्होंने ओबीसी की बात करके देवेगौड़ा जी की सरकार को गिराने का पाप किया। और हमारा ये पूरा हमारा राष्ट्रवादी दल, जिसने हमने अपने लिए समूचे देश की बात करी, लेकिन अति पिछड़े व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री का मौका देने का अगर अवसर मिला तो देश के सामने हमने सबके सामने उदाहरण पेश किया, जिसके माध्यम से हमने एक अति पिछड़े परिवार में से लेकर के देश का प्रधानमंत्री दिया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं, जैसे मैंने कहा किसान और मजदूर परिवार में से मेरा अपना परिवार के नाते जाना जाता है। एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने का मौका अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वह एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके माध्यम से मैं अपना यह गौरव और गर्व पाता हूं। यही पार्टी है जिसके माध्यम से लगातार पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता नीचे से उठ करके एक बूथ से काम करते करते देश के अलग अलग प्रकार के कामों के माध्यम से जो हमने अपने सीखा है कि राज्य का मुख्यमंत्री भी बनता है, और न केवल हमारा बल्कि मध्य प्रदेश तो वो राज्य आता है जहां 4 ओबीसी वर्ग से अगर मुख्यमंत्री देने का गौरव किसी ने दिया है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिनने ये हमको बड़ा सम्मान के साथ मौका दिया है। मुझे तो इस बात की अभी बात करते करते तो ध्यान में आएगा कि हमारे अपने इसी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई के आधार पर अगर बात करें तो अगर 5 विधानसभाओं का हिसाब लगाएं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, तो चुनाव में 5 विधानसभा में से कांग्रेस 4 में हार गई, जिनमें 2 में उनकी सरकारें थी। आप अंदाज लगा लो, आज आंध्र, नागालैंड, सिक्किम, इन 4 राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ये किस ढंग से अपने आप को आने सत्ता की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सत्ता में आएंगे। पश्चिम बंगाल में केवल इनका एक विधायक है, वो भी उपचुनाव में जीता है।
देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाली राज्य उत्तर प्रदेश में इनके पास केवल 2 विधायक हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे पास देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी है और सबसे ज्यादा सभी जातियों का समुच्चय बनाते हुए देश के सभी राज्यों में सबको मौका दिया। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। हमारे यहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम जिस प्रकार से दे रहे हैं वो अपने आप में इस बात का रिकॉर्ड है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल कहते नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, हमने जो कहा है वो करके दिखाने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने जो अब शुरुआत से कही है, जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने बात रखी थी, धारा 370 को लेकर के 1951 में जो बात कही थी, उसी बात के आधार पर आज देश के अंदर न केवल धारा 370 हटाई है, बल्कि आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में कश्मीर, वो देश नहीं दुनिया में एक जो हमने कहा कि हमारा अपना एक स्वर्ग का भूखंड है कश्मीर, उसको सबके सामने ला करके न केवल दिखाया बल्कि आतंकवाद सहित ऐसे कई विषयों को समाप्त करने का प्रयास किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में जिस ढंग से भगवान श्री राम की बात आई, अब मैं तो समझ नहीं पाता हूँ इस बात को, क्या भगवान राम के मामले को लेकर के आज इतनी बड़ी आबादी में 142 करोड़ आबादी में एक पूरा बड़ा वर्ग जिन पे श्रद्धा करता है, जिनको आस्था से देखता है। अरे हमारे अपने परिवार में भी हम देखें कि अगर हमको परिवार में कोई किसी परिवार का निमंत्रण मिलता, हमारी जाने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, लेकिन हम जिसने निमंत्रण दिया उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित तो नहीं करते, उसका निमंत्रण ठुकराते तो नहीं है। अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि भगवान राम का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिसके मामले में फैसला हो गया, भगवान राम का निमंत्रण जिसको मिला है, और ये दुर्भाग्यशाली अभागे लोग भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकरा करके देश में राजनीतिक विजय की कामना करते हैं। ये किस ढंग से राजनीति करना जानते हैं? ये क्या चाहते हैं? हमारे अपने हिंदुओं के आराध्य का अपमान करके ये किस जगह खड़े होंगे? मैंने तो पहले भी कहा था और अभी फिर कहना चाहता हूँ कि अगर ये आप ये चाहते हो कि हमारे हिंदुओं का अपमान करके आपको राजनीतिक विजय मिल जाएगी, ये असंभव है, कभी संभव नहीं हो सकता। और तो और अभी जब आपने कहा, एक बार एक नहीं दो नहीं लगातार ऐसे कई घटनाक्रम आए जिनके माध्यम से मैं आज सारी बातों को दोहराना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन आज के इस अवसर पर माननीय अमित जी ने जो विषय रखा विस्तार से, मैं न केवल उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।